दोस्तों नमस्कार। कोई ये कहे कि चीन की सेना सीमा से तो लौट गई, लेकिन अब चीन आपके घर में घुस गया। आप कहेंगे ये संभव है नहीं, जो सेना सीमा पर मौजूद थी, जब समझौता हो गया और वो वापस लौट गई और ये कहकर लौटी कि अब 2020 से पहले वो जहां मौजूद थी वहीं पर वह चली जा रही है, तो फिर चीन घर में कैसे घुस गया? क्या यह वाकई इस दौर में युद्ध से बचने के उपाय के समझौते हैं, या इस दौर में युद्ध का मतलब सीमा पर सैनिकों की आपसी भिड़ंत नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजार में अपनी बाजार की ताकत को बढ़ाना है? और बाजार की ताकत का मतलब बहुत साफ है, कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, किन किन देशों में आपकी घुसपैठ हो सकती है, दुनिया के किन किन देशों को आप कर्ज देकर अपना गुलाम बना सकते हैं, दुनिया के किन देशों के बाजारों में आपकी हुकूमत आपके उत्पाद यानी माल से चलती होगी। जी, ये ऐसा दौर है और चीन इसमें माहिर है, इससे आप इनकार कर नहीं सकते हैं। भारत के इर्द गिर्द आप अगर किसी भी देश को परख लें, हर कोई चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो मालदीव हो, वो श्रीलंका हो, वो म्यांमार हो, और अब तो बांग्लादेश भी। भूटान के साथ कर्ज वाली गुलामी नहीं है, लेकिन जमीन को लेकर समझौता जरूर है। और इस दौर में भारत ने भी चीन के साथ समझौते कर लिए। तो जरा कल्पना शुरू कीजिए कि चीन का कौन सा माल आपके घर के किस कमरे में पड़ा हुआ है। वो ड्राइंग रूम है, वो रसोई घर है, वो आपका टॉयलेट है, आपके घर से निकलते ही बाजार तक जाने का वो रास्ता है, वो कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो आपके घर में आ रही एनर्जी का माध्यम है। वो कौन सा माध्यम है? और ध्यान देंगे अगर आप, तो चीन इस दौर में भारत में कमोवेश हर क्षेत्र में जिस तरीके से घुस चला है, यानी सीमा पर फौज की मौजूदगी हो या ना हो, इस दौर में भारत और चीन का व्यापार खूब बड़ा है। और व्यापार इस हद तक बड़ा है कि भारत अपनी इकोनॉमी को संभालते संभालते चीन के उत्पाद यानी प्रोडक्ट पर निर्भर हो चला है। तो पहला सवाल, क्या भारत ने चीन के साथ समझौता अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने को लेकर किया है? क्योंकि मोदी सरकार की इकोनॉमी इस दौर में इस बात की इजाजत देती ही नहीं है कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भारत अपने लायक प्रोडक्ट डेवलप करे और उस प्रोडक्ट का बाजार में बिकना शुरू हो जाए। दरअसल भारत में उत्पादित माल की जो कीमत है, उससे औसतन 3 गुना कम कीमत पर चीन का हर माल भारत में आने को तैयार है और आ भी रहा है। यानी भारत के भीतर नौकरी का ना होना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव में होना, कोर सेक्टर का डूबते चले जाना, और इन परिस्थितियों के बीच चीन के तमाम उत्पाद पर भारत का निर्भर होना, उसका एक्सपोर्ट लगातार भारत में बढ़ते चले जाना, यह मैसेज क्या है? हमें लगता है आज क्रमवार चीजों को परखने की इसलिए जरूरत है। एक तरफ भारत का बाजार चीन के लिए अब कहीं व्यापक तरीके से खुलने वाला है, और यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल इसी इकोनॉमी ने भारत को मजबूर किया कि वह अब चीन के साथ समझौता कर ले। यानी चीन के साथ बाजार को लेकर समझौता है, और भारत की 19 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध इसलिए लगा दिया। उनमें से 4 कंपनियों का जो ब्यौरा खुले तौर पर दिया, उसमें कहा गया कि दरअसल यह अपने माल को रूस को बेच रहे हैं। 2023 और 2024 के बीच में 4 कंपनियों का जिक्र करते हुए अमेरिका ने कहा लगभग 700 शिपमेंट रूस गए, और उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल रूस ने युद्ध के दौर में यूक्रेन के खिलाफ किया। जाहिर है हर देश की अपनी थ्योरी होगी, अपनी संप्रभुता होगी, अपना बाजार होगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि दरअसल भारत 1962 को याद करते हुए चीन की मौजूदा स्थिति में बिल्कुल नए रिश्ते की दिशा में क्या इसीलिए बढ़ गया कि अब भारत की इकोनॉमी या मेक इन इंडिया अब चाइना पर निर्भर हो गया है? हमें लगता है आज पूरी फहरिस्त को आप समझें उससे पहले एक क्षण के लिए याद कर लीजिए 1962, क्योंकि 48 घंटे पहले याद किया जा रहा था भारत में 1962 के युद्ध को। चलो बेटा, now मैं move pallets.
ये तवांग वार मेमोरियल है। 1962 के युद्ध में जो शहीद हुए थे भारत के जवान, उनको याद करने के लिए ये मेमोरियल बनाया गया। लेकिन महज ये एक तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि इस दौर में चीन के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें पूर्वी लद्दाख में जहां पर भारत और चीन की सेना मौजूद है, उसमें डैम चौक पर अब भारत की सेना निगरानी करेगी। देपसोंग में भी जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग का है, काराकोरम पास हो, दौलत बेग ओल्डी हो, कोट कला हो, चुशुल मोल्डी हो, इन तमाम जगहों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी होगी और चीन की सेना वापस 2020 से पहले जहां वो तैनात थी वहां पर लौट जाएगी। लेकिन सवाल इस दौर में सीमा पर मौजूद सैनिकों का कतई नहीं है। बात तो यह है कि दरअसल चीन पर निर्भर होता भारत और चीन के प्रोडक्ट भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी जरूरत बन चुके हैं, इसका एहसास कैसे आपको आज करा दिया जाए। क्योंकि 2015 में चीन जो माल भारत में एक्सपोर्ट करता था, उसकी कुल कीमत तकरीबन 4-4.5 लाख करोड़ थी। आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 9 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। लेकिन बात इससे साफ होती नहीं है, क्योंकि बार बार इन बातों का जिक्र होता है कि चीन के साथ जो भी समझौते हैं वो दरअसल इस रूप में है कि दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में आपकी उपयोग में आने वाली हर वो चीज, अगर आप उसकी फेरिस्त को परखना चाहते हैं तो फिर ध्यान से सुनना आप शुरू कर दीजिए। कितने बड़े क्षेत्र में अब चीन की आवाजाही भारत के भीतर हो चली है और भारत के साथ उसके जो अब आर्थिक संबंध जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि क्या वाकई बड़े कॉरपोरेट को लेकर भारत ने कोई समझौता किया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। चीन के प्रोडक्ट भारत में हर क्षेत्र में लगभग छाने की स्थिति में है। मीट, फिश, सब फूड प्रिपेयर आइटम्स, यह चीन के लैंग्वेज में लिखी गई तमाम वह वस्तुएं हैं जिसका जिक्र हम एक एक करके कर रहे हैं। जो इस देश में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो अंडे हैं, जो शहद है, जो खाने वाला तेल है, जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल से बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट्स जो अपने तौर पर तकरीबन बड़ी तादाद में चीन से आते हैं इस दौर में, चाहे वो शुगर हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, ऑयल सीड हो, ग्रेन हो। और अगर आप उससे हटकर दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं और कहते हैं जी युद्ध में तो शांति हो गई, तो आर्म्स एंड एम्यूनेशन और उसका जुड़ा हुआ जो अलग अलग पार्ट होता है, उसकी जो एसेसरीज होती है, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, जो पायटो टेक्निक्स होते हैं, जो मैचेस होते हैं, जो एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, शिप बोट जो होते हैं, वह भी चीन से इस दौर में भेजे जा रहे हैं और वो समझौता हो चला है। जो प्रिंटेड किताबें होती है, जो न्यूज़पेपर होता है, जो चाय, कॉफी, मसाले होते हैं, जो कारपेट होते हैं, जो टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं, जो सिल्क का कपड़ा होता है, जो छाता होता है, जो वॉकिंग स्टिक्स बुजुर्ग लेकर चलते हैं, जो साबुन होता है, जो वैक्स होता है, जो सीमेंट है, जो स्टोन है, जो जूता है, चप्पल है, जो रबर है, जो एल्युमिनियम है, ग्लास है, फर्नीचर है, खाद है, सब कुछ चीन से आ रहा है। और इसकी तादाद अगले 1 बरस में कितनी गुना बढ़ जाएगी, इसका अंदाजा इससे भी लग सकता है कि चीन के जिन क्षेत्रों में ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या जहां से लाए जाते हैं, उन इलाकों में कितनी बड़ी तादाद में भारत में भेजे जाने वाले माल को लेकर वहां की जनता उस पर निर्भर है। यानी चीन की इकोनॉमी को बढ़ाने में और भारत की इकोनॉमी चीन के प्रोडक्ट्स पर कैसे निर्भर हो जाए, क्योंकि भारत में बनने वाला प्रोडक्ट चीन के प्रोडक्ट्स की तुलना में चाहे बेहतर हो, मजबूत हो, लेकिन कीमत के लिहाज से वह तत्काल की सत्ता को लगता है कि जनता इसे खरीद सकती है, तो रास्ता खोल दिया जाए। और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में अगर आप सरकार द्वारा दिए गए आखिरी आंकड़ा जो अगस्त के महीने का है, अगर उसको भी परखें तो टेलीफोन है, कंप्यूटर है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बैटरियां होती हैं, वो तमाम चीज इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर आई है, उससे एक अंदाजा सिर्फ इतना लग सकता है कि 9 लाख करोड़ से ज्यादा का माल 1 बरस में चीन का पिछले वित्तीय वर्ष में आ गया। कम कब हुआ, कम कैसे हुआ और किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट चीन का है, अगर आप इसे भी जानें तो आप इसलिए मुश्किल और हैरत में आएंगे क्योंकि इस दौर में कमोवेश ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं
जहां पर भारत के भीतर चीन का इन्वेस्टमेंट ना हो रहा हो। और इन्वेस्टमेंट की परिस्थितियों में चीन के कौन कौन से क्षेत्र पनप रहे हैं, हम उसकी जानकारी दें उससे पहले जरा समझिए, जो इन्वेस्टमेंट का गेट है चीन के जरिए जो खुला हुआ है भारत के भीतर, उसमें भारत के दिल्ली एनसीआर का इलाका है, मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कोलकाता है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, भरूच है, पुणे है, विजयवाड़ा है। यानी यह लगभग 10 शहरों के नाम हमने आपसे लिए। इन 10 शहरों में कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, पावर, ई कॉमर्स, बैंकिंग, फिनटेक, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, कंज्यूमर ओवरबेल्स, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, इन तमाम चीजों की मौजूदगी है। इतना ही नहीं, भारत में जो स्टार्टअप होते हैं, चाहे उसमें आप पेटीएम का नाम ले लीजिए, जोमैटो का नाम ले लीजिए, डिलीवरी का नाम ले लीजिए, ओला का नाम ले लीजिए, चीन द्वारा यह पैसा दिया गया है और वो चल रहे हैं भारत के भीतर। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप स्मार्टफोन का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें ओप्पो और जियोमी था। कुछ को बंद करने का जिक्र बार बार हुआ, लेकिन भारत की जो टेक कंपनियां तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट चीन का है। जो क्लिनिकल इंडस्ट्री है, उसमें चीन की कंपनियों का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। और इन सब के बीच अगर आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट को परखना चाहें तो बिग बास्केट है, बायजूस है, डिलीवरी, ड्रीम 11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पार्ट टाइम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगियो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमैटो, इन सब में पैसा लगा हुआ है चीन की कंपनियों का। और चीन का यह मैसेज इस रूप में बड़ा मौजूद हो चला है क्योंकि चीन के ऊपर भारत अपने प्रोडक्ट्स को भेज पाने की स्थिति में सिर्फ इतना है कि अगर वो 90 रुपए भारत में एक्सपोर्ट करता है तो भारत सिर्फ 10 रुपए एक्सपोर्ट करता है। यानी भारत के माल चीन पर जाते हैं जरूर, लेकिन उसकी तादाद उस रेशियो में इतनी कम है कि 1:9 के आंकड़े के हिसाब से आप चल सकते हैं। चीन के इस पूरे वर्चस्व को कौन समझ रहा है और किस रूप में देखा जाना चाहिए, खास तौर से तब जब चीन कमोवेश भारत के इर्द गिर्द हर जगह पर उसकी मौजूदगी हो चली है और भारत के ट्रेड में 12% चीन की ही भागीदारी है। बांग्लादेश में यह 20% पहले था और यह बढ़ते बढ़ते अब जो जानकारी आ रही है यह 30% पार कर जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में चीन की दखल शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद जिस तेजी से बढ़ी है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। और इन चौंकाने वाली परिस्थिति में हमारी टीम ने यह भी निकाला कि जरा यह जरूर समझना चाहिए कि इस दौर में भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वो तमाम देश चीन के किस रूप में कब्जे में हैं, जो कर्ज में डूबे हुए ये अलग अलग क्षेत्र हैं। और इनके जरिए जो भारत में सिर्फ माल आता है, उन जगहों का अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो जैसे गोंगडोंग प्रोविंस है, यहां से हर बरस तकरीबन 25,000 करोड़ का माल बनता है और भारत आता है। जिग्यांशु प्रोविंस है, यहां पर तकरीबन 17,000 करोड़ का माल बनता है और भारत आता है। झोजियांग प्रोविंस तकरीबन 16,000 करोड़ का माल यहां बनता है और भारत आता है। शंघाई प्रोविंस में दुनिया के बहुत देशों में माल जाता है, भारत के भीतर तकरीबन 6 से 7,000 करोड़ का माल यहां आकर भारत में बिकता है। और शैंगडोंग प्रोविंस जो है, यहां पर तकरीबन 5,360 करोड़ रुपए का माल पिछले साल भारत में आया। यह मैसेज क्या है? और बांग्लादेश के भीतर अब जब चीन जिस रूप में घुस चुका है और भारत के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी परिस्थिति को समझने से पहले एक क्षण के लिए देखिए, अमेरिका भी अब कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार चीन ने अपना मिलिट्री बेस इतने बड़े पैमाने पर फैला दिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर में भी नहीं था, और इसे अब हर किसी को समझना होगा। Challengingly, the People's Republic of China is in the midst of the largest military buildup since the end of the Second World War, and maybe just on scale, maybe ever. The PRC's coercive campaign against Taiwan continues, looking to change the status quo with coercion and with the threats of force, and with the PRC's revanchist, revisionist, and expansionist claims in the South China Sea. This could be at any moment the next flashpoint. And none of the threats that we speak of are in a stovepipe. Each of the actors here have both transactional relationships with one another and symbiotic relationships with another, where one is resource rich and another is technology rich and another is human capital rich. We see them trading amongst each other
to cooperate to increasingly sow global disorder. ये एडमिरल सैमुअल पापारो हैं, जो कि इंडो पैसिफिक कमांड के अमेरिका के हेड हैं। वो जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद चीन ने अपने विस्तार किस रूप में इन इलाकों में किया है, जो समुद्री इलाके और जिसके दायरे में जापान भी आता है, वियतनाम भी आता है और मलेशिया भी आता है और इंडोनेशिया भी आता है। और इस पूरे इलाके में अपनी ताकत चीन जिस रूप में फैला रहा है, उसको लेकर चिंता व्यक्त अपने तौर पर अमेरिका के एडमिरल कर रहे हैं। लेकिन सवाल उसके एक कदम और आगे का है, क्योंकि 70% मशीन के जो टूल्स हैं और 90% सेमीकंडक्टर चीन इस दौर में रूस को दे रहा है। रूस उसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध को लेकर कर रहा है। और इसी संदर्भ में भारत की जो 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया, उसमें 4 कंपनियों का जिक्र अमेरिका ने किया है। वो एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, मास्क ट्रांस है, टीएसएमडी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है और फुट ट्रेवो कंपनी है। और इन पर यह आरोप लगाया गया कि मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को इन्होंने 70-700 से ज्यादा शिपमेंट भेजी और ये कंपनियां जिन माल को भेज रही थी वह रूस ने एविएशन से जुड़े कामों में लगाया और उसका इस्तेमाल युद्ध में खुले तौर पर किया। दुनिया की ऐसी कई कंपनियों को प्रतिबंध अमेरिका ने किया है। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि इस दौर में भारत में जो माल डिफेंस क्षेत्र में चीन का आ रहा है, भारत में जो माल रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में भारत की अपनी इकोनॉमी या लोगों की अपनी जरूरतों को तो वो पूरा कर रहा है, लेकिन अपनी इकोनॉमी में जो एक स्वावलंबिता होनी चाहिए, यानी हम खुद पर निर्भर हैं, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएंगे, वह चीज एक झटके में गायब हो गई। और इसका बेहतरीन नमूना इस दौर में बांग्लादेश में नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले ध्यान दीजिए तो पाकिस्तान पर कर्ज तकरीबन 2 लाख करोड़ का है जो चीन ने दिया है। नेपाल तो बाकायदा डूबा हुआ है और वहां के राष्ट्रपति जो है अब चीन की यात्रा करने जा रहे हैं कि हमें कुछ कर्ज में माफी कीजिए, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर पावर प्लांट तक वही बना रहा है और तकरीबन 26 अरब डॉलर का कर्ज अलग से है। श्रीलंका में लगभग शुरुआती दौर में 7 बिलियन डॉलर था, फिर 4.2 बिलियन डॉलर और आया। इन जनरल मानिएगा तो लगभग श्रीलंका पे जितना कर्ज है उसमें आधे से ज्यादा 52% कर्ज वो सीधे सीधे चीन में के लेकर डूबा हुआ है। मालदीव लगभग 1.3 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 11,000 करोड़ के लगभग वो पूरे कर्ज का 30% है, वह चीन को लेकर डूबा हुआ है। भूटान के साथ जमीनी समझौता चीन ने किया हुआ है। म्यांमार कर्ज में लगभग 40% डूबा हुआ है। और इन सब के बीच बांग्लादेश पर जो कर्ज था 60,000 करोड़ का, अब वो बात आगे निकल गई है, क्योंकि वहां से भारत जब बाहर हुआ है उसका पहला असर तो यही नजर आया कि अडानी की कंपनी जो वहां पर 1,600 मेगावाट बिजली दे रही थी, अब उसे कम करने पड़ा, क्योंकि उसका पैसा वापस बांग्लादेश से आया नहीं है और वो फंसा हुआ है। तो पैसा जब तक होगा नहीं तो घटते घटते अब 1,600 मेगावाट से घटते घटते 700 मेगावाट की ही सप्लाई अडानी की कंपनी जो गोड्डा से कर रही है पावर सप्लाई, वो करने लगी है, यानी कम कर दिया है, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चीन उसको किस रूप में भरोसा दिला रहा है, ये चीनी राजदूत जो कि बांग्लादेश में है, याहो वेन, उन्होंने अपने तौर पर जो बिसात बिछाई है उसको अगर समझिएगा तब पूरे इलाके के भीतर में भारत के इस समझौते की स्थिति में चीन की जरूरतें कैसे विस्तार और ज्यादा पाएगी, ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हस्तक्षेप ना करने का सिद्धांत समझौते के तहत बांग्लादेश के साथ चीन ने किया और कहा है कि गरीबी मुक्त और लोकतांत्रिक संपन्न बांग्लादेश के निर्माण में वह सहयोग करेगा। तो कूटनीति पहल पहली बार ऐसी हुई कि जिस जमायत इस्लामी के दफ्तर में 2010 के बाद कोई डिप्लोमेट नहीं गया था, वहां पर भी चीन के डिप्लोमेट चले गए। जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनसे संपर्क किया, जो छात्र वहां आंदोलनरत थे और सत्ता उन्होंने पलट डाली, उनके साथ बातचीत शुरुआत की। और इन सब के बीच मोहम्मद यूनुस जो 25 सितंबर को यूनाइटेड नेशन गए थे, तो वहां की बैठक से हटकर वो चीन के विदेश मंत्री वांग ली से मुलाकात की और दोनों देशों ने तकनीकी सहयोग पर समझौता किया। और इन परिस्थिति के बाद तकरीबन 8.5 करोड़ डॉलर यानी बिलियन डॉलर जो था, तो जो तकरीबन 714 करोड़ के लगभग बनता है अगर आप रुपए में करें, यह इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में तुरंत हो गया। और बांग्लादेश में जो करने की स्थिति थी उसमें कहा गया कि हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। अभी तक जो भी माल
बांग्लादेश का चीन जाता था उसमें 100% टैक्स लगता था, यानी माल दुगना हो जाता था। अब उसमें टैक्स फ्री करने की स्थिति में आ गए। बेल्ट एंड इनिशिएटिव जो बीआरआई है, प्लानिंग चीन की, उसमें बांग्लादेश में 7 रेलवे की योजना, 12 हाईवे, 21 पुल और 31 बिजली और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को वो बना रहा है। बाढ़ आती है तो वहां पर भी उसने राहत का ऐलान कर दिया और कहा कि हम आपको मदद करेंगे, तकरीबन $4 लाख आपको देंगे। चीन से चटगांव सीधे समुद्र से पोर्ट जोड़ने की स्थिति में है। एयर कार्गो रूट खोल दिया गया जिग्याशी और ढाका के बीच में। कपड़ा उद्योग के 70% कच्चा माल अब वो चीन पर निर्भर है। पहले भारत पर निर्भर हुआ करता था, अब वो चीन पर निर्भर हो गया है। द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच में लगभग $24 अरब का हो चला है। यानी कर्ज से डूबा हुआ बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ जो उसके संबंध हुआ करते थे, उन संबंधों पर भी अगर आप एक नजर डालें तो भारत से बहुत सारे माल चीन जाते थे, बांग्लादेश जाते थे, और बांग्लादेश अपने तौर पर इलाज तक कराने के लिए कोलकाता आता था। लेकिन अब वो कोई चीज मैटर नहीं करती है, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर चीन की एंट्री ने इस बात को साफ तौर पर बतला दिया कि हम आपके साथ हैं, भारत की जरूरत नहीं है। और बांग्लादेश जो अभी तक अनाज के क्षेत्र में, रिफाइनरी पेट्रोलियम को लेकर, पावर को लेकर भारत पर निर्भर था, सभी तरह के कॉटन भारत से जाते थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो आते ही थे। अब इन सब परिस्थिति में जो 9 समझौते हुए हैं चीन के साथ, वो जाहिर तौर पर इस पूरे इलाके में एक नई सामरिक परिस्थिति भी खड़ा कर सकते हैं। ये भारत को समझना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आईं, वो इन्हीं बात की तस्वीर थी कि देखिए भारत और चीन के बीच समझौता हो गया। यह तस्वीर चीन के साथ दोस्ती की तस्वीर है, पूर्वी लद्दाख की तस्वीरें हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि जिस वक्त ये तस्वीरें खींची जा रही थी, उसी वक्त चीन अपने तौर पर बांग्लादेश में कैसे धीरे धीरे घुस रहा था। चीन के नेवी फ्लीट क्वी जुंगवांग और जिंग गैंगशांग ने चटगांव का दौरा इसी वक्त किया। इसी तस्वीरों के बीच में रक्षा सहयोग बढ़ाने का दोनों देशों ने ऐलान किया और सशस्त्र बल जो प्रोथॉम के आधुनिकीकरण का जिक्र दोनों देशों ने मिलकर किया, बांग्लादेश और चीन ने किया। यहां यह भी समझना होगा कि दरअसल चीन दुनिया भर के बाजार में अगर उसका माल उपलब्ध है तो वह उसकी आर्थिक ताकत है, और वही वो ताकत है जिसके जरिए वह दुनिया में सबसे ताकतवर देशों में शुमारी होती है। और अमेरिका के भीतर आज भी चीन का माल आपको हर बाजार में नजर आएगा, चाहे चीन और अमेरिका के बीच इस दौर में 36 के आंकड़े हो चले हों। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति भारत के साथ जुड़ रही है? यह भी समझना होगा कि भारत की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा बड़ी जीडीपी चाइना की है। चीन में अलग अलग प्रोविंस में जहां जहां जो माल बनता है, वो माल पूरे तरीके से दुनिया में बिके जाने वाले माल के जो फायदे होते हैं उसी पर निर्भर है। और इसीलिए वहां की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या भारत ने इस दौर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग आर्किटेक्चर को बढ़ा किया? लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत अभी भी वियतनाम के आगे भी निकल नहीं पाया है। और भारत की अपनी पहचान किसी भी हालत में कमोडिटी से नहीं जुड़ी रही है। और समझना यह भी होगा कि इस दौर में सबसे बड़ी जरूरत तो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने की थी। लेकिन इस दौर में नए समझौते चीन के साथ हुए हैं, वो पूरे तरीके से भारत की इकोनॉमी को चीन के प्रोडक्ट्स पर निर्भर कर देंगे। क्योंकि एक फहरिस्त, आखिरी फहरिस्त जरा देखिए कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भारत में आए वो तकरीबन 3,16,905 करोड़। हम आपको 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का एक डाटा छोटा सा बता रहे हैं। मशीनरी और न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर, यह 1,86,864 करोड़ का भारत आया चीन से। जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो लगभग 1 लाख करोड़ के चीन से भारत आए। जो प्लास्टिक है वो लगभग 50-60 हजार करोड़ का वहां से निर्यात होकर भारत में आयात हुआ। आयरन और स्टील है, यह भी लगभग $3 बिलियन का है। और अलग अलग जगहों पे चलते चले जाएंगे तो फर्टिलाइजर तक लगभग $2.5 बिलियन का हम चीन से उठा रहे हैं। यानी ये समझौते पूरे तरीके से क्या भारत के भीतर आर्थिक परिस्थितियां जो डामाडोल है, लोगों के पास जो महंगाई और मुश्किल हालात हैं, उसमें वो बाजार में जाकर चीनी माल खरीदकर राहत महसूस करें, इस दिशा में भारत की इकोनॉमी चली गई है?
या अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चीन के साथ एक ऐसा समझौता हुआ है जो सीमा पर सैनिकों की 2020 से पहले की तैनाती तो दिखला दे, लेकिन भारत की पूरी इकोनॉमी चीन के आश्रय टिक जाए और देश के 10 देशों में जो चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट है और कमोवेश हर क्षेत्र में है, अब वो बढ़ता हुआ सामने उभरकर सामने आ जाए, तो विस्तारवादी नीति का पहला नियम तो यही है, किसी भी देश को अपने ऊपर निर्भर कर लो, वो चाहे समझौतों के तहत ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद वो आपकी बात मानेगा, अन्यथा वो देश अंदर से कमजोर हो जाएगा। यह सवाल कम से कम सरकार के सामने हो या ना हो, हमारे और आपके सामने तो जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।